तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नॉवल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शियाओ एंड लिटिल हेवनली हॉर्न नॉर्दर्न सी को पार कर रहे होते हैं, जहां रूथलेस एम्परर की इमॉर्टल लेवल एंट्री होती है, जहां शियाओ एंड रूथलेस एम्परर के बीच काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई थी, जिसके बाद शियाओ फाइनली नॉर्दर्न सी फॉरेस्ट पहुंच जाता है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाके उसे देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे शियाओ और छोटा गोल्डन हैंड फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। हैंड के अंदर एक्साइटमेंट लिटरली बर्न कर रही थी। उसका एक ही सपना था, इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर पाना, एक ऐसा इमॉर्टल बॉडी बनाना जैसा उसके फादर ने बनाया था और उनकी ग्लोरी को दोबारा जीवित करना। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। उसके फादर ने पहले ही बताया था कि असली स्क्रिप्चर अब तक दुनिया में रिवील ही नहीं हुआ और सिर्फ वही लोग उसे पा सकते हैं जिनके पास उसका कर्मा हो। छोटा एंट एकदम कॉन्फिडेंट था, मैं अपने फादर से भी आगे जाऊंगा, मैं हिस्ट्री का सबसे पावरफुल हेवनली हॉर्न एंट बनूंगा, उसने फुल डिटर्मिनेशन के साथ कहा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि ये स्टोन फॉरेस्ट एक अलग ही वर्ल्ड लग रहा था। सी खत्म हो गया था और ये पूरा एरिया एक मिस्टिकल सीक्रेट रेल्म जैसा बन गया था। शियाओ ने डिसाइड किया कि वो एक एक्सट्रीम पीक पर चढ़ेगा। ऊपर से इंटेंस हीट आ रही थी। एक एंशिएंट गोल्डन क्रो का कॉर्प्स उस पीक के टॉप पर था, जिसे देखे हुए हजारों साल हो चुके थे। यार, ये प्रेशर इतना ज्यादा क्यों है? शियाओ शॉक में था। पहले उसे लगा था लोग थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं, पर अब उसे फील हो रहा था ये जगह सच में डेंजरस है। अचानक से एक स्ट्रीक ऑफ फायर एसेंस आई, जिसे देखते ही लग रहा था जैसे कोई गोल्डन लाइटनिंग लाइन हो। वो इतनी पावरफुल थी कि वॉइड डाओ रेल्म के मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी उसके सामने कुछ नहीं थे। शियाओ ने मुश्किल से बचकर ऊपर चढ़ाई जारी रखी। उसका गोल था देखना आखिर ये पीक में ऐसा क्या है जो सबको रोक देता है। फिर अचानक हेवन फायर डिसेंड होने लगी। फायरी लाइट पूरे आसमान में भर गई। पूरे स्काई में गोल्डन रेनबो की छटा बन गई। वो टेम्परेचर इतना बढ़ गया जैसे पूरा ओशन बॉईल कर रहा हो। छोटा हैंड चीख पड़ा, भाई मैं तो यहाँ पे फ्राई हो जाऊंगा। शियाओ ने शांत होकर कहा, राइज, और अपने हाथों से इम्प्रिंट्स बनाए। फायरी लाइट को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ एक रास्ता खोला। तभी हवा तेज चलने लगी, फ्लेम्स टॉर्नेडो की तरह उठने लगी और पूरा स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया। शियाओ ने अपनी एक डाओ टेक्निक यूज की, वर्ल्ड विद इन द स्लीव। ये कोई सिखाई हुई टेक्निक नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी समझ और डाओ कॉम्प्रिहेंशन का नतीजा था। उसने अपने स्लीव्स के अंदर सारी फ्लेम्स को खींच लिया, लेकिन ये आग अभी भी बर्न कर रही थी। इतनी पावरफुल थी कि उसके कपड़ों को भी इग्नाइट कर दिया। शियाओ ने अपने अंदर सोचा, ये फ्लेम सच में टेरिफाइंग है, मुझे इसे ब्रूट फोर्स से ही खत्म करना पड़ेगा। उसने हाथ बंद किया और जोर से चिल्लाया, एक्सटिंग्विश। फिर एकदम से वो सारी गोल्डन फ्लेम्स फट गई और हवा में बिखर गईं। लेकिन जैसे ही आग खत्म हुई, आसमान से गोल्डन डिवाइन चेन्स नीचे गिरने लगी। लग रहा था जैसे हेवन खुद उस पर नाराज हो गया हो। ये सीन देखकर शियाओ हैरान रह गया। सिर्फ एक माउंटेन पीक चढ़ना इतना मुश्किल? ये एक्सट्रीम पीक्स वाकई कमाल की जगह थी। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। आफ्टर इमेजेस छोड़ते हुए अटैक से बचा। जहां वो खड़ा था वहां फायरी लाइट के ब्लैक होल्स बन गए। अब उसे समझ आया कि पर्पल संत हेवनली मोनाक और लैंसियान को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है। उन्होंने इन पीक्स पर अपने नाम लिखे थे। ये काम नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं सकता। शियाओ के आसपास पूरे स्काई में फायरी सन्स घूम रहे थे। हर ब्लास्ट ऐसी थी जैसे कोई छोटा सूरज फट रहा हो। बस करो यार, उसने चिल्लाया और अपने फिस्ट उठाए। उसके पंचे से आसमान हिलने लगा। छोटे सन्स एक्सप्लोर होने लगे और हर एक्सप्लोजन के साथ हेवन का कलर बदल गया। ये सब देखकर लोग शॉक में रह गए। दूसरे सिटीज के लोग तक बोल उठे, कोई तो एक्सट्रीम पीक पर क्लाइंब कर रहा है और वो भी हेड ऑन, क्या वो पागल है? शियाओ रुकता नहीं था। 1 घंटे तक नॉनस्टॉप फाइट करने के बाद उसका बॉडी पूरा पसीने से भीग गया था, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। फाइनली जब उसने सिर उठा के देखा, आसमान भर गया था लोगों से। सब हवा में थे, शॉक में थे, उसे देखकर बिलीव नहीं कर पा रहे थे। शियाओ ने कामली कहा, इतना ट्रबलसम था ये माउंटेन, मजा आया। लोग लिटरली स्टन रह गए। ये यूथ कौन था? नॉर्मल लोग तो इस पीक के पास भी नहीं जा सकते और ये बंदा इतनी कैजुअली बोल रहा है जैसे मॉर्निंग वॉक हो। छोटा एंट ने इरिटेट होकर कहा, भाई जल्दी करो, मैं यहाँ पे रोस्ट हो रहा हूँ। शियाओ ने बिना देखे बोला, चलो। फिर से ऊपर बढ़ा। अपने फिस्ट से डिवाइन लॉस को तोड़ते हुए फाइनली गोल्डन क्रो पीक के टॉप पर पहुंच गया। पूरे रीजन में शोर मच गया, ही सक्सीडेड। किसी ने 50,000 साल बाद गोल्डन क्रो पीक क्लाइंब कर ली। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, सब फ्लेम्स एकदम काम हो गई। वहां पर एक एंशिएंट गोल्डन क्रो का कॉर्प्स था, गोल्डन फेदर्स के साथ, बिल्कुल जिंदा जैसा। फिर शियाओ के अंदर एक रियलाइजेशन आई, जैसे कोई डिवाइन स्क्रिप्चर उसके दिमाग में बज रहा हो। उसने तुरंत बैठकर मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया। नीचे के लोग भी शौक में बैठ गए। सबको लगा वो भी कुछ सुन सकते हैं। उसके माइंड में एक पुरानी आवाज गूंजी। वो गोल्डन क्रो की थी, जो पहले एक सुप्रीम बीइंग था। उसने कोई प्रेशियस टेक्निक नहीं दी, बस अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और डाउ की अंडरस्टैंडिंग शेयर की। 1 घंटे बाद स्क्रिप्चर खत्म हुआ। शियाओ ने आंखें खोली और शॉक में था। उसका डाउ और ज्यादा मैच्योर हो गया था सिर्फ 1 घंटे में। ये देखकर सब स्टन रह गए। किसी ने कहा, ये तो इम्पॉसिबल है, इतना शॉर्ट टाइम में एनलाइटनमेंट। एक और ने समझाया, जितना परफेक्ट कोई होता है अपने कल्टिवेशन रेल्म्स में, उतना ही कम टाइम लगता है स्क्रिप्चर सुनने में। इस बंदे ने सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर लिया। शियाओ ने आसमान की तरफ देखा, वहां कुछ लोग थे। एक और स्पेकुलेशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो रही थी, हाँ, उसने शायद इन एक्सट्रीम पीक्स को पूरा कर लिया। वाओ!
सबके मन में एक ही सवाल था, ये बंदा है कौन? कुछ लोगों ने पहचान लिया, ये तो हुआंग है, शियाओ। और जैसे ही न्यूज फैला पूरा नॉर्दर्न सी फॉरेस्ट हिल गया। लोग चिल्लाने लगे, पर्पल सन हेवनली मोनार्क को हराने वाला यही है। उस दिन शियाओ रोका भी नहीं, एक के बाद एक 9 एक्सट्रीम पीक्स चढ़ गया। एक दिन में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी रीजन में एक्साइटमेंट थी, सब लोग बोले थे हुआंग आ गया, हुआंग आ गया, नॉर्दर्न सी फॉरेस्ट में नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन शियाओ खुद सीरियस था। उसने महसूस किया कि स्क्रिप्चर्स का इफेक्ट अब उस पर कम हो रहा था। उसने लोकल से पूछा, क्यों इफेक्ट कम क्यों हो गया? एक एल्डर ने बोला, बेटा हर एक्सट्रीम पीक का अलग ग्रेड होता है। कुछ पीक्स तो हजारों साल से किसी ने चढ़ी नहीं और कुछ ऐसी भी हैं जिसे मिलियन साल से कोई टच नहीं कर पाया। शिहाओ ने अपना फैसला कर लिया था। वे गोइंग, उसने कहा एकदम फर्म टोन में। उसका गोल क्लियर था, इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर तक पहुंचना, और अब ये क्लूज उससे सीधा उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जा रहे थे। ये न्यूज एकदम स्टॉर्म की तरह पूरी ओशन रीजन में फैल गई। लोग शॉक में थे और पूरा नॉर्दर्न सी फॉरेस्ट अब एकदम अलाइव हो गया था। ये रीजन साइज में इतना बड़ा था कि नॉर्मल कॉन्टिनेंट से भी कम नहीं था। ये पूरा एरिया ह्यूज रॉक से बना था और उनके बीच का सी वाटर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। इमेजरेबल हेवन के ज्यादातर लोगों के लिए ये प्लेस एक कल्टिवेशन हेवन था, एक पीसफुल जगह समुद्र के बीच में जहां लोग ट्रेनिंग करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था क्योंकि हुआंग यानी शिहाओ दोबारा वापस आया था। पर्पल सन हेवनली मोनार्क को हरा के 3 साल के डिसअपियर होने के बाद वो एकदम स्टॉर्म की तरह रिटर्न हुआ था। अब सबका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, वो जगह जहां शिहाओ एक के बाद एक एक्सट्रीम पीक्स चैलेंज कर रहा था। सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, क्या वो सच में अल्टीमेट लैंड ऑफ रिफाइनमेंट जाने वाला है? शिहाओ जब ओशन रीजन के अंदर और डीप गया तो उसने देखा कई ग्रैंड और मेजेस्टिक माउंटेन्स खड़ी हैं, हजारों झांग ऊंचा, जैसे हेवन और अर्थ का बैकबोन हो। और शौक की बात यह थी, इनमें से 10 से ज्यादा पीक्स ऐसी थीं जहां कोई 8 लाख साल से नहीं चढ़ा था। एक एल्डर ने उन माउंटेन्स में से एक पर पॉइंट करते हुए कहा, लानसियन ने कभी इस पीक पर चढ़ाई की थी और वो सक्सेसफुल भी रही थी। ये सुनकर शिहाओ सरप्राइज हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो ब्लू क्लॉथ इमॉर्टल जैसी लड़की इतनी पावरफुल भी हो सकती है। उसके अंदर रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों जग गए। तभी कुछ यंग लड़कियां जो लानसियन और पर्पल सन हेवनली मोनार्क दोनों की एडमायरर थीं, धीरे से बोली, तुम अब भी कंटिन्यू करने वाले हो? उनके टोन में एक मिक्स था, डिसबिलीफ और थोड़ा सा अनॉयंस। उन्होंने पर्पल सन मोनार्क को एक हीरो की तरह देखा था, एक अनमैच्ड वॉरियर जिसका चार्म और माइट उनके दिल में बस गया था। अब जब उन्हें सुना कि शिहाओ ने उसे डिफीट कर दिया, उन्हें माने नहीं हुआ। उनके लिए पर्पल सन एक ड्रीम हीरो था और शिहाओ एक एरोगेंट इंट्रूडर। इवन पीछे खड़े लोग भी यही सोच रहे थे, ये बंदा इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? हर पीक को बाईपास कर रहा है जैसे सब कुछ इजी हो। लेकिन रियलिटी ये थी, शिहाओ अगर चाहता तो हर पीक विजिट करता, उन्हें अपनी कल्टीवेशन जर्नी का पार्ट बनाता। पर अब टाइम उसके अगेंस्ट था। उसे फील हो रहा था अगर वो डिले करेगा तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। उसका एक ही गोल था, अल्टीमेट फॉरबिडन रीजन में एंटर करना और इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर का क्लू ढूंढना। फॉरेस्ट और पाथवे एक ब्रिज से कनेक्टेड थे और वो रास्ता पूरा डिजर्टेड था। वहां कोई साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं थी। ये प्लेस एक डिवाइन पीक था जहां 1 मिलियन साल से कोई नहीं आया था। जितना वो अंदर जाता गया उतना ही एनवायरनमेंट साइलेंट और प्रेशर से भरा लगने लगा। ये पीक्स लिटरली हेवन तक जा रही थी। उनका साइज और एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। वहां टोटल 6 एंशिएंट माउंटेन्स थीं, हर एक दूसरे से ज्यादा मैसिव। लगता था वो आउटर स्पेस तक पहुंचकर स्टार्स को होल्ड कर रही हों। एक एजेड वुमन ने कहा, इन पर चढ़ने की हिम्मत इस एरा में किसी ने नहीं की, शायद कुछ पर तो कभी कोई गया ही नहीं। सबसे छोटी माउंटेन भी 1 मिलियन साल से अनटच थी और जो पीछे थीं वो और भी पुरानी, कुछ तो हजारों साल और पुरानी और कुछ लाखों साल तक। रूमर्स थे कि उन पीक्स पर कुछ एम्प्टी कॉफिन्स हैं और कुछ में अनमैच्ड एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिन्हें लगता था कि उन्होंने लॉन्ग लाइफ डोमेन टच कर लिया है। शिहाओ ने हैरानी से पूछा, कॉप्सेस? मतलब वो लोग अब भी वहां हैं? एक मिडिल एजेड मैन जो नॉर्दर्न सी फॉरेस्ट का किंग था बोला, हाँ, उनका बॉडी तो लॉन्ग डेड होना चाहिए, लेकिन लैंड ऑफ रिफाइनमेंट के पीछे क्या है कोई नहीं जानता। शायद वहां एक ट्रू इमॉर्टल भी हो। ये किंग पावरफुल और रिस्पेक्टेड फिगर था, लेकिन उसने शिहाओ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उसे पता था ये यूथ डेस्टिन्ड है ड्रैगन बनने का। शिहाओ रुका और सोचा, ट्रू इमॉर्टल, क्या सच में कोई वहां जिंदा है? किंग ने कामली जवाब दिया, कोई नहीं जानता बेटा, कोई कभी वहां गया ही नहीं। फिर उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। पुराने लेजेंड्स बताते थे कि जब लोग इन पीक्स पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां के कॉप्सेस सॉफ्ट और वार्म थे, जैसे वो सिर्फ सो रहे हों। कुछ माउंटेन्स पर एम्प्टी कॉफिन्स मिले और कुछ में पुराने फेदर्स और स्किन्स। लोगों ने स्पेकुलेट किया कि ये एक्सपर्ट्स बारोड डेथ टू अचीव इमोर्टैलिटी कर रहे थे, डेथ से लाइफ तक और लाइफ से इमोर्टैलिटी तक। यही तो उनका डाउ था। इसलिए सबको लगने लगा कि उस अल्टीमेट फॉरबिडन लैंड में शायद कोई ट्रू इमॉर्टल बैठा हो जो हजारों साल से जिंदा है। शिहाओ स्टंट था। क्या ये सब एग्जेजरेशन है? अगर ये सिर्फ आउटर माउंटेन्स इतने टेरिफाइंग है तो फाइनल डेस्टिनेशन पे क्या होगा?
उसके मन में थॉट आई, क्या वो इमॉर्टल किसी का इंतजार कर रहा है? लेकिन उसे विशेष 10 हॉर्न एंट की बातें याद आईं। उसने भी इस प्लेस के डिटेल्स वेग रखे थे। इसी बीच एक यंग लड़की ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं लगता वो सच में पर्पल सन हेवनली मुनार को हरा सकता है। एक और यंग मैन बोला, अगर वो लैंड ऑफ रिफाइनमेंट में जाने की हिम्मत रखता है तो उसके पास वो स्ट्रेंथ जरूर है। एक और लड़की बोली, सोचना और करना दोनों अलग चीजें हैं, मुझे नहीं लगता वो अंदर जा भी पाएगा। क्लियरली पर्पल सन मुनार का चार्म अब भी लोगों के दिल में था, स्पेशली उन यंग लड़कियों के। पीछे खड़े लोग डिस्कस कर रहे थे, ये बंदा एरोगेंट है, क्या इसे नहीं पता कोई वहां जाके वापस नहीं आया? सिटी लॉर्ड ने भी वार्न किया, बेटा सोच समझकर डिसीजन लेना। शिहाओ ने कामली पूछा, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचे? क्या मुझे इन डेमोनिक माउंटेन से गुजरना होगा? सिटी लॉर्ड ने जवाब दिया, हाँ, उनके चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे किसी भी डायरेक्शन से जाओ। फिर उसने एक नैरो पाथ पॉइंट किया, एक पतला डेंजरस रास्ता जो उन माउंटेन्स के बीच से घुमाकर सबसे अंदर तक जाता था। एक एल्डर ने वार्न किया, वो पाथ बहुत डेंजरस है, हर मोड़ पर मौत का रिस्क है। पुरानी जनरेशंस में कई लोग क्यूरियोसिटी में वहां गए थे, बस दूर से देखने के लिए, पर वापस कोई नहीं आया। शिहाओ ने सबका धन्यवाद किया और बिना रुके सीधा उस ओवरग्रोन पाथ पर चल पड़ा। लोग शॉक में चिल्लाए, वो सच में जा रहा है? जैसे ही शिहाओ ने फर्स्ट स्टेप रखा, एक फॉर्मलेस एनर्जी वेव ने उसे रोक दिया, जैसे कोई इनविजिबल बैरियर हो। वो फोर्स इतनी स्ट्रांग थी कि आगे बढ़ना मुश्किल था। शिहाओ ने जोर से पंच मारा, ब्रेक, पूरे हेवन और अर्थ हिल गए और रास्ता एकदम क्लियर हो गया। लेकिन इसी मोमेंट सारे जायंट माउंटेन्स हिलने लगे, जैसे वो रिवाइव हो गए हों। मिलियंस ऑफ साल से स्टैटिक ये माउंटेन्स एकदम रंबल करने लगे। लोग पैनिक में आ गए। शिहाओ ने प्रेशर फील किया, एनर्जी इतनी हैवी थी कि वो उसे तोड़ देगी। उसने पूरा स्ट्रेंथ रिलीज किया, हर गेट अपने बॉडी में ओपन किया और रेजिस्ट करने लगा। और तब हुआ, माउंटेन्स ने एकदम से लाइफ ले ली, रॉक्स टूट कर गिरने लगे, आसमान डार्क हो गया। शिहाओ ने ऊपर देखा और उसका दिल थर्रा गया। उसने देखा एक एंशिएंट कॉफिन एक माउंटेन क्लिफ पर पड़ा है और उसका लिड स्लोली ओपन हो रहा है। और एक दूसरे माउंटेन के क्लिफ पर एक ह्यूमनॉइड क्रीचर बैठा था। उसकी आंखें खुल गई थीं और वो सीधा शिहाओ को देख रहा था। अ लिविंग बीइंग या इमॉर्टल घोस्ट। शियाओ एकदम से थोड़ा एब्सेंट माइंडेड हो गया। उसके बॉडी के अंदर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, सर से लेके पैर तक। उस मोमेंट उसे महसूस हुआ, इस दुनिया में वाकई कुछ ऐसे अजीब चीजें हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मुश्किल है। उसने सोचा, ये पीक्स तो बस कॉर्प्सेस से भरी थी ना, फिर ये लिविंग क्रीचर जैसा क्या है? क्या कोई सच में घोस्ट इमोर्टैलिटी अचीव कर सकता है? यह सोचकर उसके बॉडी के अंदर एक और ठंडी लहर दौड़ गई। लिटिल गोल्डन एंड भी डाउट में पड़ गया। उसने कहा, भाई ये जिंदा इंसान लगता है, यह मुझे लग रहा है कि वो हमें देख रहा है। शिहाओ ने अपनी हेवनली आईज एक्टिवेट की और देखा वो क्रीचर वहां बैठा हुआ है, आंखें खुली हुई और उन आंखों से ऐसी लाइट निकल रही थी जैसे अब भी लाइफ हो। पर ये पॉसिबल कैसे था? ये तो 1 मिलियन साल पुरानी कॉर्प्स थी, शायद 4 या 5 मिलियन साल पुरानी। ऐसे कैसे जिंदा हो सकती है? बैक देन भी यही कहा गया था कि उनकी एज बहुत बढ़ जाने की वजह से वो डेथ मेडिटेशन में चले गए थे। तो फिर उनमें से लाइफ कैसे आ गई? क्या वो सिर्फ स्लीप में थे और रिकवर कर रहे थे? लेकिन इतना टाइम, 1 मिलियन साल का समय तो किसी भी सुप्रीम एक्सपर्ट के स्पिरिट और फ्लैश दोनों को टिके कर देता है। इवन अगर कोई लॉन्ग लाइफ बीइंग भी हो तो एक बार उसकी स्पिरिचुअल एसेंस खत्म हुई तो उसका सर्वाइव करना इंपॉसिबल है। सिर्फ एक खोखला शैली बचा रहता है। और तभी एक टेरिफाइंग साउंड गुनगुनाया। एक शैडो जैसी एंटिटी उनके ऊपर जंप कर गई, एकदम घोस्टली स्क्रीम के साथ। सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग लिटरली फ्रीज कर गए। नीचे खड़े कल्टीवेटर्स तक के नीज शेक कर रहे थे, जैसे ग्राउंड ही हिल गया हो। किसी ने चीख कर कहा, ये क्या चीज है? वो स्किन जिंदा कैसे है? लिटिल गोल्डन हैंड ने डर के मारे जंप लगाई। उसके हाथ गोल्डन लाइट से चमक रहे थे। शिहाओ भी शॉक में सांस रोक गया। यह सीन इतना वियर्ड था कि समझना मुश्किल था। एक और माउंटेन के ऊपर एक एंशिएंट कॉफिन खुला था और उसमें से एक ह्यूमन स्किन नीचे गिर गया। लेकिन वो स्किन गिरते ही स्वेल होने लगी, जैसे उसके अंदर कोई लाइफ आ गई हो, और उसी से वो घोंसली स्क्रीम आ रही थी। ये एक डेड थिंग थी, सिर्फ एक पुरानी स्किन। तो फिर वो आवाज कैसे निकाल रही थी? एक लड़की चिक कर बोली, रन, ये घोस्ट इमॉर्टल है, ये सबका एसेंस ब्लड पी लेगा। सब लोग पैनिक में पीछे भागने लगे। नॉर्मली कल्टीवेटर्स ऐसे चीजों से नहीं डरते, लेकिन ये चीज अलग थी। ये एक एंशिएंट पीक से गिर रही थी। इसका मतलब था ये किसी सुप्रीम बीइंग या घोस्ट इमॉर्टल की स्किन थी। पीछे खड़े लोग समझ नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। उनके चेहरे पे सिर्फ कंफ्यूजन और हॉरर था। तब वो ह्यूमन स्किन और ज्यादा एक्सपैंड होने लगी। उसका शेप एक क्रीचर जैसा बन गया। उसके आई सॉकेट्स खाली थे, जैसे स्पेस के ब्लैक होल्स। उसके मुंह में शार्प टीथ थे और वो सीधा शिहाओ और लिटिल लैंड की तरफ डाइव कर गया। शिहाओ चीखा, जो भी तू है, तू अब जिंदा नहीं रहेगा। उसने अपना राइट फिस्ट उठाया, लाइटनिंग एनर्जी के साथ एक लाइटनिंग एम्परर टेक्निक का यूज किया। लाइटनिंग फिस्ट एकदम से स्काई फ्लैश कर गया। थंडर और लाइट से पूरा एरिया हिल गया। ये पंच इतना पावरफुल था कि वॉइड तक टूट गया। वो लाइटनिंग सीधा उस क्रीचर को हिट करता है। एक डेफनिंग स्क्रीम एयर में गूंजी, वू आह। वो क्रीचर लाइटनिंग के अंदर हिलता रहा, लेकिन उसके फ्लैश पे कोई डैमेज नहीं हुआ। ना वो जला, ना उसका बॉडी ब्लैक हुआ। शिहाओ ने शॉक में देखा, उसका फुल पावर अटैक भी इस चीज को हर्ट नहीं कर पाया। लेकिन वो क्रीचर अटैक करने के बजाय एनर्जी वेव्स के अंदर उलझ के स्काई में ऊपर उड़ गया। धीरे धीरे वो सूखने लगा और फिर से एक ह्यूमन स्किन बन गया। लिटिल एंड चीखा, क्या हो रहा है भाई?
ये तो और भी वियर्ड है। सब लोग ब्लैंक स्टेयर में थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ। फिर एक लड़की चीखी, वो पुरानी स्किन वापस ऊपर जा रही है। शिहाओ ने देखा वो ड्राई स्किन अब माउंटेन के एज पे लटक रही है, हवा में हिल रही है। वो एक मलिशियस स्पिरिट की तरह लग रही थी, टेरिफाइंग और अननेचुरल। शिहाओ ने ऑब्जर्व किया, जब माउंटेन विंड्स चलती थी तो वो स्किन थोड़ा फूल जाती थी, फिर ड्राई हो जाती थी। उसने अपने आप से कहा, क्या ये सिर्फ हवा की वजह से स्वेल हो रही थी? और वो स्क्रीन भी शायद हवा की वजह से ही थी। लिटिल हैंड ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। सही लग रहा है भाई, ये वही हो सकता है। पीछे के कल्टीवेटर्स भी एक सेकंड के लिए रिलैक्स हुए। हाँ, शायद ये हवा का इल्यूजन था। लेकिन शिहाओ चुप रहा। उसके अंदर अभी भी एक डाउट था। उसे लग रहा था कि इस सबके पीछे कोई अनसीन पावर काम कर रही है। और तभी एक एल्डर चिल्लाया, देखो माउंटेन पर कुछ है। सबने ध्यान से देखा और जिन लोगों के पास हेवनली आईज थी उन्होंने एक हॉरिफाइंग चीज देखी, एक हेयरी हैंड। वो हैंड क्लिफ से बाहर आया। उसके नेल्स लंबे और शार्प थे, ब्लैक और गोल्डन कलर के, जैसे आयरन क्लॉज। उसके पाम पर रेड फर उग रहा था। वो हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, उस पुरानी स्किन को पकड़ के वापस एंशिएंट कॉफिन के अंदर खींच लिया, जैसे कोई सीक्रेट ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट कर रहा हो। फिर उसने कॉफिन का लिड बंद कर दिया। कुछ रॉक्स की वजह से पूरा व्यू क्लियर नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ब्लरी फिगर जरूर देखा। और वो क्रीचर जो उसके सामने नील डाउन करके प्रोस्ट्रेट कर रहा था, जैसे वर्शिप कर रहा हो। ये देखकर सबके बॉडी से पसीना निकल गया। सब लोग फ्रोजन थे। ये तो एकदम हॉरर था। क्या ये पीक सच में जिंदा है? क्या कोई घोस्ट इमॉर्टल वहां बैठा है? पुराने टेक्स्ट के हिसाब से ये प्लेस एक होली लैंड ऑफ सेल्फ रिफाइनमेंट थी, जहां लोग एनलाइटनमेंट पाते थे। लेकिन अब ये तो एक नाइटमेयर बन गया था। पूरा एरिया साइलेंट हो गया। शिहाओ ने देखा, न वो समझ पा रहा था कि वो स्किन कैसे गिरा, न ये कि कौन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। बस एक बात क्लियर थी, ये जगह नॉर्मल नहीं थी। उसने एक और माउंटेन की तरफ देखा। वहां एक फिगर बैठा हुआ था, आंखें खुली हुई, जैसे वो उसे और लिटिल हैंड को देख रहा हो। शिहाओ अनश्योर था, जिंदा है या सिर्फ एक कॉर्प्स। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा फियर उठ रहा था। उसका दिल कह रहा था ये प्लेस गलत है। और उसने महसूस किया ये नैरो पाथवे के दोनों तरफ डेथ ही डेथ है। ये माउंटेन्स जैसे जिंदा हो और हर एक के अंदर कोई इविल क्रीचर बसा हुआ है। पीछे के लोग भी अनईजी थे। उन्हें लग रहा था ये पुरानी सेक्रेड लैंड अब कर्स बन चुकी है। जितने लोग मिलियन साल पहले वहां चढ़े थे उन्होंने भी ऐसे सीन्स नहीं देखे थे। ये अल्टीमेट लैंड ऑफ सेल्फ रिफाइनमेंट, जहां से कोई कभी जिंदा नहीं आया, अब और भी टेरिफाइंग लग रही थी। सबने सोचा, क्या ये मलिशियस स्पिरिट्स वहीं से आए हैं? क्या ये सब उस जगह से क्रॉल करके बाहर निकले? ये सोचकर सबके अंदर एक ठंड पड़ गई। अब कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये प्लेस एक प्योर सोर्स ऑफ इविल लग रहा था, एक ऐसी जगह जो इंसान की इमेजिनेशन के परे थी। लिटिल हैंड ने धीरे से पूछा, भाई क्या हम अंदर जा रहे हैं? मुझे लग रहा कुछ सही नहीं है। शिहाओ ने सीधा जवाब दिया, जा रहे हैं। सब लोग शॉक में पड़ गए। इतना सब देखने के बाद भी वो रुक नहीं रहा था। फिर सिटी लॉर्ड ने कहा, बेटा सोच ले, 3 बार सोच। शिहाओ ने बस एक काम टोन में बोला, सीनियर शुक्रिया, पर मुझे पता है मुझे क्या करना है। और बिना पीछे देखे वो नैरो पाथवे पे चल दिया। अब सब लोग उसकी हिम्मत देख के साइलेंट हो गए, कुछ रिस्पेक्ट में, कुछ फियर में। शिहाओ बड़े कदम लेकर पाथ पे आगे बढ़ता गया। हर एक स्टेप के साथ माउंटेन का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था, जैसे उसके शोल्डर्स पे कोई स्टार रख दिया हो। किसी और के बस की बात नहीं थी। लिटिल हैंड भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो भी रुक नहीं रहा था। एक एक कदम के साथ वो दोनों आगे बढ़ते गए और फाइनली शिहाओ अल्टीमेट लैंड के बिल्कुल एज पे पहुंच गया। बस कुछ और स्टेप्स और वो देख लेगा कि असली सच क्या है उस फॉरबिडन लैंड के अंदर। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।